एज अ पायलट आप उस तस्वीर से क्या देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे? एज अ पायलट मैं ये देख पा रहा हूँ, ये अपने परफॉर्मेंस के करीब करीब आउटर लिमिट पे था। एयरक्राफ्ट जो पायलट हैंडल कर रहा था, जो हम देख रहे थे, वो करीब करीब 10 सेकंड से 14 सेकंड के बीच में कुछ हुआ। तो 4 सेकंड में पायलट ने कुछ किया। 17 साल की सर्विस के बाद मैंने वहाँ से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। सर आपको काफी समय हो गया, मतलब 38 इयर्स लाइक फ्लाई करते हुए। जी सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं बात में दम है। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे खास मेहमान जो चर्चा करेंगे अहमदाबाद के एयर इंडिया 171 बोइंग 787-8 प्लेन क्रैश के बारे में। आज के मेहमान का स्वागत कीजिए। कैप्टन एहसान खालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के पॉडकास्ट पर और हमारे इस चैनल में। थैंक यू विवेक फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी आपसे बात करने के लिए। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग मिलें, लेकिन कभी इस जैसे विषय के लिए ना मिलें। बहुत दर्दनाक और बहुत ही विभत्स घटना घटी है 12 जून को। और इस मौके पे मिलना बहुत ही अपने आप में it is a difficult time. So go ahead. सर, कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं कम से कम कुछ पॉजिटिव टेकआउट्स इस बातचीत से निकले, जिसका फायदा हमारे लोगों को हो, देश के दुनिया के लोगों को हो, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुने या फिर इस हादसे को समझने की कोशिश आज इस शो के जरिए कर सकें। मेरा सर पहला सवाल आपसे, आप एयरफोर्स में रहे काफ़ी समय तक, तो उसके बाद आपके जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताएं। एयरफोर्स मैंने 1987 में ज्वाइन किया था। हम्म, और 17 साल की सर्विस के बाद मैंने वहाँ से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। हम्म। और मैं एयरफोर्स में सहारा पायलट थे आप? एयरफोर्स में मैं पायलट इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर था। हम्म, और वहाँ से मैं निकल करके सहारा एयरलाइंस में आया। हम्म, 5 साल बोइंग 737 को उड़ाने के बाद फिर वो जेट एयरवेज में एयरलाइन कन्वर्ट हुई। मैंने उसमें भी जहाज़ उड़ाया। बोइंग के ब्रीफ विमान उड़ाया आपने? बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, हम्म, उसे मैंने उड़ाया। एयरफोर्स में भी मैंने बोइंग उड़ाया था। जी। और उसके बाद फिर मैं एयरबस 340 जो किंगफिशर लाने वाला था, मैंने उसकी ट्रेनिंग की थी। हम्म, और उसके बाद मैं कॉरपोरेट एविएशन में आ गया, जिसमें मैंने बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एंड गल्फ स्ट्रीम 650, ये दोनों टॉप ऑफ द नॉच कॉरपोरेट जेट हैं। वो मैं पिछले 15 सालों से उड़ा रहा हूँ। ये आपके पास कुछ प्रोटोटाइप है ये ये गल्फ स्ट्रीम का मॉडल है, जो कि मैंने 3D डिज़ाइन करके प्रिंट किया था। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को समझाने के लिए एयरक्राफ्ट का मॉडल जो है, होना जरूरी। वो होना ज़रूरी है। हम्म, नहीं तो फिर लोगों को बताना पड़ता है विंग क्या है, ट्रेलिंग एज क्या है, ये सारी चीज़ें। और मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम टाइम में आप लोगों को सही चीज़ और बेहतर तरीके से बता सकें। सर आपको काफी समय हो गया, मतलब 38 इयर्स लाइक फ्लाई करते हुए। जी सर। तो आपने ये तस्वीर देखी अहमदाबाद वाली, एयर इंडिया 171 फ्लाइट नंबर बोइंग 787-8, बहुत ट्रैजिक तस्वीर है। आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस चीज़ से कि एक ऐसा हादसा जो होना नहीं चाहिए था, जिसकी एक्सपेक्टेशन और या फिर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जो हुआ जी। वो क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। एज अ पायलट आप उस तस्वीर से क्या देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे? एज अ पायलट मैं ये देख पा रहा हूँ कि लॉन्ग रेंज हेवी वेट एयरक्राफ्ट, जो कि करीब करीब फुल्ली लोडेड था, लॉन्ग रनवे पे हॉट टेम्परेचर कंडीशन पे टेक ऑफ कर रहा था। तो ये अपने परफॉर्मेंस के करीब करीब आउटर लिमिट पे था। हम्म, सेफ था। सेफ्टी मार्जिन्स इस तरह के टेक ऑफ में कम होती है। हम्म, और इस कंडीशन में अगर कोई भी एक चीज़ फॉल्ट करेगा, तो सेफ्टी मार्जिन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
और अगर वो सेफ्टी मार्जिन के में अगर हाइट नहीं है या स्पीड नहीं है तो ऐसी घटना घट सकती है। तो वो क्या कंडीशंस हैं जो उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, अ, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉन ऑथेंटिक सोर्स से है। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जो एक मोबाइल फ़ोन से वीडियो लिया गया है पहला वाला, हमें उसका वीडियो है, उसका ऑडियो बहुत सही नहीं पता चलता। एक सीसीटीवी का है, उसमें ऑडियो नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ कर रहा था, और करने के बाद रोटेशन करने के बाद 30 40 50 60 फीट तक तो करीब करीब नॉर्मल है। अंदर में क्या चल रहा था, क्या कोई छोटा मैल फंक्शन था या बड़ा मैल फंक्शन था, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एयरक्राफ्ट जो पायलट हैंडल कर रहा था, जो हम देख रहे थे, वो करीब करीब सही था। चूँकि हॉट वेदर हाई था तो वो थोड़ा लो भी हो सकता है, धीरे धीरे उठ रहा होगा, ये चीज़ नज़र आती है। अ, इस इस दौरान, मतलब कि 38 सेकंड का ये टोटल जर्नी है, मुझे लगता है कि पहले 10 सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जो कि आगे वाले 4 सेकंड में पायलट को पता चलेगा। तो 14 सेकंड हो गए। जब वो पता चलेगा तो पायलट कुछ क्या करने करेगा? की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल अगर मैं बात करूं तो ये टाइम है। ये टाइम होता है। ठीक है, तो 4 सेकंड में पायलट ने कुछ किया, राइट? क्या वो करने से जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ? हमें इसका इल्म नहीं है। और 18 सेकंड के बाद जहाज जो है 19 से 20 सेकंड में करीब करीब लेवल है, मतलब कि वहाँ पे उसकी सारी इनर्शिया ख़त्म हो गई है, और एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस फ्लाइट पाथ के हिसाब से डिटोरिएट करता है। एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस को डिटोरिएट मतलब कि ख़राब हो जाता है, और एयरक्राफ्ट क्लाइंब करने के बजाय नीचे की तरफ इस एटीट्यूड से, ये देखिए, ये एटीट्यूड टेक ऑफ का है, और इसी एटीट्यूड में वो नीचे की तरफ गिरा जा है। रहा है। ठीक है, ये जो डिसेंट पाथ है, इससे पहले ये ऐसे करके तो ऊपर आ ही रहा था, और ये इनर्शिया भी हो सकता है, और एयरक्राफ्ट का नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ भी हो सकता है। लेकिन अज्यूम कि यहाँ पे इंजन में थ्रस्ट या पावर कम हुआ, तब भी ये कुछ देर तक ऊपर आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकंड से 14 सेकंड के बीच में कुछ हुआ, और ये 18 सेकंड पे ये आकर के उसकी स्थिति समझ में आई। और उसके बाद जहाज ऐसे नहीं होता है, जहाज ऐसे ही है, और इसी सभी position चीज़ में। सेम रहते हुए ये ऐसे करके ये लैंड जाता होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर से ये ऐसे करके नीचे क्यों आएगा? क्योंकि हमारे विंग्स हैं, ये अपने फॉरवर्ड स्पीड की वजह से और अपने शेप की वजह से लिफ्ट बनाते हैं कि जहाज जो है हवा में रहे तहरे। और उड़ता रहे। ठीक है, तो या तो हमारा फॉरवर्ड स्पीड बढ़ नहीं रहा था और कम होने लगा, जिसके वजह से अब लिफ्ट कम हो गया, वेट ज्यादा है तो जहाज इस तरह से आएगा। ऑब्वियसली सारा लिफ्ट तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देयर इज इसमें एक लिफ्ट और वेट में एक डिफिशियंसी आ गई है, तो वेट ज्यादा हो गया है और वो इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि इसके पीछे में अगर आप देखें, ये जो पोर्शन है ट्रेलिंग एज बोलते हैं, और अगर आप विंडोज पे बैठेंगे तो आपको नजर आता है कि Flaps पायलट होते जो है टेक ऑफ के टाइम में फ्लैप्स को डिफ्लेक्ट करता है, लैंडिंग के टाइम में बहुत डिफ्लेक्ट करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा जी, कर देता है। बिल्कुल नीचे होता है। नीचे होता है। तो उससे क्या होता है कि हम जो है जहाज के विंग के ऊपर में एयर सर्कुलेशन को हम मॉडिफाई करके ज्यादा लिफ्ट क्रिएट करते हैं। जनरेट करते हैं। उसकी पेनल्टी ये होती है कि बहुत ड्रैग भी होता है। तो लैंडिंग करते वक्त में क्या होता है कि जहाज जो है उस हाई लिफ्ट की वजह से कम स्पीड से ज़मीन पे आता है, तो वो 10,000 9,000 फीट के रनवे पे रुकने के लायक होता है। अगर यही फ्लैप अगर ऊपर होता, ठीक है, तो हमारे लैंडिंग स्पीड्स 300 350 के स्पीड पे होते, तो वो रनवे के लिए काफ़ी। सो ये फ्लैप्स जो है, ये एक डिवाइस है जो कि जहाज को कम स्पीड पे उड़ने के लायक बनाता है। अब ये फ्लैप्स का सिलेक्शन जो है, ये पायलट 1000 फीट से ऊपर 2000 फीट से ऊपर करते हैं, और टेक ऑफ करते वक्त जो है 5 डिग्री इतना कम होता है कि आप इस एंगल से 5 डिग्री को आप पता नहीं कर सकते हैं। जितने वीडियोस आए हैं उसमें ये पता नहीं चलता है कि फ्लैप्स का पोजीशन क्या था। ठीक है,
लैंडिंग गियर खुले हुए थे। लैंडिंग गियर खुले हुए थे, वो सबको नजर आ रहा है, चक्के नजर आ रहे हैं, तो लैंडिंग गियर खुले हुए हैं, ठीक है। और सबसे जो अजीब बात है वो ये है कि लैंडिंग गियर जैसे ही जहाज ऐसे कर करके इस पोजीशन 30 से 40 फीट की, अगेन वो टाइम वही है 8 से 10 सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ के लैंडिंग गियर अपने दरवाजों को खोल करके लैंडिंग गियर को ऊपर लेने की कार्रवाई शुरू करता है। वो कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अब वो कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई है, जांच का विषय है। अगर आप मुझसे टेक्निकली पूछेंगे तो नंबर 1 रीजन तो ये है कि पायलट ने ये डिसाइड किया कि हम लैंडिंग गियर नीचे रखेंगे, चक्के को हम नीचे रखेंगे। ये उस वक्त होता है जब पायलट को ये लगता है कि सेफ क्लाइंब मिलना मुश्किल है। ये कब होता है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है और हमें विंड शीयर की वार्निंग होती है और जहाज डिसेंट कर रहा है, तो हम फ्लैप्स को भी नहीं टच करते हैं और लैंडिंग गियर को भी टच नहीं करते हैं, क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा जहाज का लिफ्ट लॉस होता है। तो कोई कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना एक पायलट का डिसीजन हो सकता है। तो और शायद वहां उस समय रहा हो। हाँ, वो एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जब पायलट ये डिसाइड करता है, कहता है पॉजिटिव रेट, लीव द गियर डाउन, राइट। लेकिन 99% ऑफ द केसेस में जब एयरक्राफ्ट जब बोलता है कि हमारा, जब कैप्टन देखता है कि जहाज सेफली क्लाइंब कर रहा है, तो बोलता है लैंडिंग गियर अप, पॉजिटिव रेट। एक पायलट कहता है पॉजिटिव रेट मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, और पायलट बोलता है लैंडिंग गियर अप, ठीक है। तो लैंडिंग गियर, तो ये दोनों पायलट के बीच में बात होती है। सीवीआर बताएगा कि को पायलट ने ये बोला और कैप्टन का ये रिस्पॉन्स होता है लैंडिंग गियर अप। अब आप ये सोचें कि पायलट और को पायलट टेक ऑफ के टाइम में कोई ऐसा छोटा बड़ा माल फंक्शन, बर्ड हिट हो सकता है, फ्यूल कंटामिनेशन के वजह से इंजन पैरामीटर्स थोड़े वेवर कर रहे हैं। सर आएंगे। एक सवाल, आपने बहुत सारे प्लेन्स भी उड़ाए हैं और हजारों बार आपने टेक ऑफ लैंड किया होगा अपने पूरे करियर स्पैन में। कभी ऐसा होता है कि बहुत हीट वाले सिचुएशन या बहुत गर्मी वाले सिचुएशन में, अहमदाबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 42, 43, 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, एयर वैक्यूम का सामना करना पड़ा हो अचानक से, कई बार गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसकी वजह से कभी कोई इश्यू आया हो, टर्बुलेंस आया हो, टेक ऑफ के समय कहीं कोई दिक्कत आई हो, कोई ये पॉसिबिलिटीज बनती है क्या? देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एग्जैक्टली रिपोर्टेड होते हैं, क्या विंड्स है, क्या टेम्परेचर है, और उसके बेसिस पे एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। वो ह्यूमन भी कैलकुलेट करता है और मशीन भी कैलकुलेट करता है। जब हम उसको सारा डेटा डालते हैं तो मशीन बोलता है हम गुड टू टेक ऑफ हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जो आप बात कर रहे हैं, गर्म हवा ऊपर जाती है तो उससे तो जहाज़ अगर ऐसे जा रहा है तो इस तरह से उठेगा, जिस तरह से चील कौवे को आप देखते हैं गर्म हवा पे उठते हुए, ठीक है। अगर वैसा कोई अगर चक्रवात था तो वो उसको ऊपर ले जाएगा। जो चीज़ खतरनाक होती है जहाज के लिए, जब क्लाउड से बारिश नीचे की तरफ आ रही होती है और इस तरह से हवा बन कर करके घूमता हुआ होता है, तो वो मॉनसून, प्री मॉनसून के टाइम में जब विंड्स आर पिकिंग अप, किकिंग अप वेरी स्ट्रॉन्ग, धूल निकल रहा है, तो उस केस में जहाज ऐसे रहेगा और इस तरह से नीचे की तरफ जाता रहेगा। लेकिन उसमें आप ऐसा कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे मीलों मील नजर नहीं आ रहा था। तो ये क्या अगर अभी तक के रिपोर्ट्स की माने, सब अनऑथेंटिकेट है, अभी कुछ भी रिवील नहीं किया गया है और ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसके भी डेटाज आने भी बाकी हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो देखें, लगता है इंजन फेल हुआ होगा। नो थ्रस्ट की बात सामने आ रही है, एटीसी सोर्सेज बता रहे हैं नो, मेडे के बाद नो थ्रस्ट का रिस्पॉन्स आया था। देखिए, सबसे पहले तो थ्रस्ट पावर, ये इंजन से जो पावर निकलता है और जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट आगे की तरफ प्रोपेल होता है। जैसे हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो इंजन जो है वो पावर डेवलप करता है और वो व्हील को चलाता है। हमारे केस में जेट इंजन में क्या होता है कि हवा को बहुत तेज़ी से पीछे फेंकता है और उसके रिएक्शन से एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है। इसलिए जेट इंजन जो है वो थ्रस्ट ही डेवलप करता है, टू अंडरस्टैंड। इंजन फेलियर हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब वो ज़ीरो थ्रस्ट पैदा कर रहा है, मतलब कि उससे कोई थ्रस्ट नहीं आ रहा, लेकिन उस जर्नी के दौरान
कई एक फेज होते हैं जिसमें कि पार्शियल लॉस ऑफ पावर भी होता है। हम्म, ठीक है, ऐसा भी होता है कि एयरक्राफ्ट का इंजन जो है, और ये सारे मॉडर्न जेट्स में होता है कि ड्यू टू एनी रीजन अगर जो जहाज का इंजन बंद हो गया हो तो जहाज ऑटोमेटिकली उसको 3-4 बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है बिना किसी पायलट के इंटरवेंशन के। ये सारे जहाज में सारे मॉडर्न जेट्स में ये होता है। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक अगर अगर और ये इतनी तेजी से होता है कि पायलट को रिएक्ट करने के एक फ्रैक्शन तो ऑफ सेकंड के अंदर होता क्योंकि है। क्या होता है जब हम पायलट के रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के रिएक्शन की। जब आप कोई चीज़ देखते हैं, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और आप अगर 120 के या 100 की रफ्तार पे हैं और अगर आपने एक जानवर को रोड पे देखा, ठीक है, देखने के बाद आपके दिमाग में वो इंटर किया, फिर आपके ब्रेक दिमाग लगाना। ने ये किया, तो ये 6 से 7 सेकंड का है। दैट मीन्स अगर वो जानवर अगर 100 मीटर की दूरी पे है और आप 100 किलोमीटर की रफ्तार पे हैं और आपने सब कुछ सही किया तब भी आप उसको मार देंगे। अच्छा। इतना मतलब मैं रोड की बात कर रहा हूं, ये ह्यूमन बॉडी का लिमिटेशन है। तो सारे परफॉर्मेंसेस जो कैलकुलेट किए जाते हैं जहाज में, वो 4 से 7 सेकंड का पायलट रिएक्शन टू चेंज द फ्लाइट पाथ होता है। बिल्कुल। ठीक है, उससे उससे ज्यादा ऊपर वाले ने हमें नहीं बनाया है नहीं तेज। बनाया। ठीक है, विजुअल एक्विजिशन, माइंड प्रोसेसिंग एंड देन रिफ्लेक्स एक्शन कमिंग देयर आफ्टर। ठीक है, तो इस केस में 19 सेकंड है, जिसमें कि पहले 7-8 सेकंड में इन्होंने कुछ करेक्ट करने की कोशिश की होगी। प्रोबेबल कॉज में ऑब्वियसली देयर सीम्स टू बी लॉस ऑफ थ्रस्ट, लॉस ऑफ लिफ्ट, हम कहेंगे लॉस ऑफ लिफ्ट फाइनल रिजल्ट है। लॉस ऑफ थ्रस्ट उसकी वजह हो सकती है। ठीक है, लॉस ऑफ थ्रस्ट क्यों हुआ ये बहुत डिफिकल्ट है एट दिस स्टेज किसी को ही बता पाना। क्या बर्ड हिट हुआ था? वेरी अनलाइकली हो सकता है। क्या मैकेनिकल फेलियर हुआ था? वेरी अनलाइक नो, देयर इज वी शुड हैव अ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल फेलियर, मतलब जहाज के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, टरबाइन होता है, अगर कोई एक चीज टूट गया, ठीक है, तो उसे मैकेनिकल फेलियर बोलेंगे। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स सारे इंजन जब फेल करते हैं तो मैकेनिकल फेलियर होता है, लेकिन दो इंजन में साइमल्टेनियसली मैकेनिकल फेलियर हो जाए, इट इज लाइक वन इन अ मे बी 10 ट्रिलियन, नो बिलियन केस में इंजन होता है। 1 to the रेशियो ऑफ 10 to the पावर 9। हमारे जहाज में हर वो चीज जो बिलियन के रेशियो पे हो सकता है, 1 in a बिलियन, उसको मैन्युफैक्चर केटर करता है। ये हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं कि इस जहाज को में लेट्स से कि शाफ्ट टूट गया और ठीक उसी वक्त इस जहाज में भी शाफ्ट टूट गया। आप ये मान लें कि एक आदमी को का छत भी गिर गया, ठीक है, और एक गाड़ी ने भी आके धक्का मार दिया, हो सकता है, व्हाई नॉट, दोनों तरफ से राइट, लेकिन इट इज हाउ प्रोबेबल इज इट? नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। राइट, तो मैकेनिकल फेलियर आई विल रूल आउट। बर्ड हिट से दोनों में एक साथ मैकेनिकल फेलियर पॉसिबल। ओके, नाउ वी कम टू फ्यूल कंटामिनेशन, जिस पे बात हो रही है। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि आपने पेट्रोल लिया और आपकी गाड़ी उतनी तेज नहीं चल रही है, ठीक, उतना पावर नहीं कर रहा है, पेट्रोल में मिलावट है। पेट्रोल में मिलावट, हम लोग सब लोगों ने देखा है। वो मिलावट अगर है, ठीक है, तो जहाज अव्वल तो जो टेक ऑफ किया है, ठीक है, तो उसमें उसको दिक्कत होती। अगर वो टेक ऑफ कर गया है तो उसको कम थ्रस्ट मिलता है। लेकिन माइंड इट, ये जहाज जो है, ये अगर एक इंजन को आप सडन बंद कर दें तब भी ये टेक ऑफ कर करके अपने गंतव्य पे जा सकता है, इसमें ये कैपेबिलिटी है। तो ऐसा सिंगल इंजन पे तो ऐसा कोई भी मिलावट मैं नहीं सोच सकता जो कि एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को 50% से ज्यादा डिग्रेड कर सके। अब फ्यूल ब्लॉकेज की बात कीजिए, अगर जो इसमें कंटामिनेशन था और फ्यूल को ब्लॉक कर दिया तो इंजन ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन एक इंजन एक बार बंद होगा, दूसरा इंजन आधे घंटे के बाद बंद होगा। यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू रिएक्ट एंड एयरक्राफ्ट इज सेफ। कि ऐसा कोई ब्लॉकेज दोनों को एक साथ बंद कर सके, मतलब कि वेल पॉसिबिलिटी कितना है हमने आपको बता दिया, राइट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जहाज हाइड्रोलिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई से पायलट इन द कॉकपिट सारे चीजों से बात करता है, इन द सेंस कि इंजन से, कंट्रोल से बात करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। आपको याद होगा बोइंग 737 मैक्स के साथ क्या प्रॉब्लम था? सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था ना, बिल्कुल।
कि जहाज जो है कुछ ऐसे सेंसर्स को पिकअप करता था जो कि जहाज को नोज डाउन कर देता था और पायलट उसको खींच नहीं सकता था. सो देयर कैन बी अ सॉफ्टवेयर इशू. ओके, और उस कंडीशन में वो सॉफ्टवेयर इशू क्या कर रहा है? क्या वो दोनों इंजन के पावर को बंद कर रहा है? क्या फ्लैप्स को ऊपर कर रहा है? क्या दोनों चीज कर रहा है? वी डू नॉट नो. बट रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि एक रैट, एक नीचे में एक रैम एयर टरबाइन है, छोटा सा एक पंखी होता है, बहुत आवाज करता है, और उसका काम यह है कि जब जहाज में सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, तो टरबाइन आकर के इलेक्ट्रिसिटी सोर्स देगा. क्यों? क्योंकि सारे कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकल हैं. जैसे आजकल की नई गाड़ियां आती हैं, राइट. कार्स आते हैं. तो वो रैट जो है कंट्रोल्स को पावर देगा. तो हम देख रहे हैं कि हमारा जहाज जो है विद ऑल दिस प्रॉब्लम, पायलट जो है मे देयर सोल रेस्ट इन पीस, ओके, दे वर एक्टिवली फ्लाइंग. मतलब कि जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए लास्ट सेकंड में, मुझे नहीं मालूम, देखिए मैं पायलट हूं और मैं आपके व्यूअर्स को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहना चाहता हूं कि पायलट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जब पायलट गलती करता है तो वो खुद मरता है. राइट. अगर डॉक्टर गलती करता है तो उसका पेशेंट मरता है. लॉयर गलती करता है तो क्लाइंट को सजा होती है. जज अगर गलती करता है तो उसको वेल समबडी एल्स. ठीक है. और ये सारे लोग जब अपना डिसीजन ले रहे होते हैं, एक मतलब कि जज को आप बोलें कि आपको एक जजमेंट लेना है एक पर्टिकुलर सेकंड में, ठीक है, तो कितने जज कर सकेंगे? ठीक है. और हम बात करते हैं पायलट एरर जजमेंट की. ठीक है. एक पायलट अपने जान को बाजी पे लगाता हुआ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 3 सेकेंड्स, आप बहुत सारे चैनल्स पे अनफॉर्चुनेटली पायलट एरर वर्ड सुनेंगे. आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड. ये ह्यूमन एरर है. कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लिफ्ट में हैं और कोई बंदा अंदर आने चाह रहा है और आप लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और एक्चुअली आप बटन प्रेस कर देते हैं जो बंद होता है. बिल्कुल, कई बार हुआ है. ऐसा कोई आदमी है जो कह सके ऐसा नहीं किया हो? तो मैं तो कह रहा हूं मुझसे कई बार हुआ जी. इसको कहते हैं ह्यूमन एरर. राइट. अगर यही चीज पायलट कॉकपिट में करेगा तो पायलट एरर हो जाएगा. तो इट कैन बी वेरी डेंजरस. कैन आई गिव यू मोर ट्रेनिंग कि आप कभी वैसा बटन ना प्रेस कर सके? नहीं, ये हो सकता है. ठीक है. तो क्योंकि ऊपर वाले ने ह्यूमन बॉडी को डिजाइन किया है कि वो फेलियर कर सकता है. और ये एक्सट्रीम मशीन्स, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं कि ये तो मैं आपसे आग्रह ये करूंगा कि इससे कभी पायलट एरर ना बोलें, इसे ह्यूमन एरर बोले. जब हम ह्यूमन एरर बोलते हैं तो इसमें भगवान की क्रिएशन की लिमिटेशंस आ जाती हैं. हम ट्रेंड हैं, हम डेली उड़ा रहे हैं, 8,000 10,000 घंटे उड़ा चुके हैं, और एक गलती से इतनी बड़ी सजा अगर मिलती है तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाले के बनाने में, गॉड डिडंट क्रिएट अस टू फ्लाई. ये तो हम लोगों ने जबरदस्ती ऊपर वाले से कहा कि मैं जहाज बन करके उड़ना चाहता हूं, है ना. तो कमिंग बैक टू दिस, flight power loss can happen because of electronics, computer malfunction. ठीक है. इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ सर. क्या जैसे फोन में, हम स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, प्लेन्स में भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं? डेफिनेटली होते हैं. हर 28 दिन पे होता है. हर अपग्रेड को टेस्ट किया जाता है, और ये अपग्रेड जो है डेफिनेटली सालों साल से 787 पे एक नहीं, कम से कम नहीं तो 12-14 अपग्रेड्स आए होंगे. लास्ट अपग्रेड में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उसमें क्या बग्स ऐसे आए होंगे, इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. क्योंकि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को भी नहीं पता होगा कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है अगर जो सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन हुआ होगा. तो अगर इसी को एक स्टांस और आगे लेकर चलें कि सॉफ्टवेयर को बग करना या फिर सॉफ्टवेयर को मालफंक्शन कर देना, आज की डेट में क्या ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि थ्रेट्स के नए नए आयाम उभर रहे हैं. तो क्या ये पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर को या तो मालफंक्शन किया गया हो, या सॉफ्टवेयर को किसी तरह से करप्ट किया गया हो और उस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से इंजन शट डाउन कर दिया गया हो? इस तरह की चीज़ें लगता है कुछ. देखिए, मैं बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने रोबोटिक किचन को
ऐसा बनाया है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने से अपने रोबोटिक किचन को ऑपरेट कर सकूं। अच्छा, आपने रोबोटिक किचन खुद बनाया है? जी। आ, और आ, और मैं कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन हम लोग सब देखते हैं ड्रोन्स उड़ते हैं, पायलट तो नीचे ही होता है ना। ठीक है। तो और इस जहाज को जमीन से कम्युनिकेट करने के कम से कम नहीं तो 7-8 चैनल्स हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे ईवीएम के बॉक्स की तरह है कि ये बाहर से कम्युनिकेशन नहीं लेता है। एयरक्राफ्ट टेक्स कम्युनिकेशन। ये एयरक्राफ्ट में बाहर से कम्युनिकेट करके फ्लाइट कंट्रोल्स या फ्लाइट इंजन्स को भेद पाना आज तक नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी। लेकिन विद इन द सिस्टम, देखिए जब हम बोलते हैं किया जा सकता है, तो हम बात करते हैं सैबोटाज की। हम बात करते हैं किसी ने जानबूझ करके जहाज को गिराने की सोची। ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है और उसे मैं क्वालिफाइड नहीं हूं इस पे डिस्कस करने के लिए। लेकिन क्या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के वजह से एयरक्राफ्ट में के परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता है? यू नो एंड आई नो, बोइंग 737 मैक्स सॉफ्टवेयर के वजह से ही ऐसा काम कर रहा था। तो सॉफ्टवेयर क्या जहाज के परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है? 100% यस। क्या बोइंग को कर सकता है? 100% यस, इसने किया है। क्या सॉफ्टवेयर को टेक ओवर किया जा सकता है? अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में सारी इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, एआई की दुनिया में कितनी चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कहना मुश्किल है। इट्स नो, लेकिन इट्स अनलिमिटेड। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको दूसरे गेस्ट को लेकर के आना होगा। मैं इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। एग्जैक्टली सर, बट सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बारे में, चूंकि आप कारों में भी अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने लगा है, कार को भी कंप्यूटर से अपग्रेड किया जाता है, कंप्यूटर कनेक्ट करके अपग्रेड किया जाता है। तो इसलिए इस लिहाज से मैं एक आपको क्वेश्चन, और एक मैं वो जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एआई और इंटरनेट की दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल हो सकती है आज की तारीख में। हो सकता है मेरे पास बेशक कोई बहुत अच्छा फ़ोन हो, किसी अच्छे ब्रांड का फ़ोन हो, लेकिन उसको भी हैक किया जा सकता है, हैकर्स उसको भी हैक कर सकते हैं, उसके साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। आपने ठीक कहा कि इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो बेहतर बता पाएंगे। एक और बड़ा सवाल, जल्दी से आखिरी सवाल सर मैं आपसे ले लूँ, समय की पाबंदी भी है। ब्लैक बॉक्स क्या मिलेगा उससे? अच्छा, और कितने दिन में मिलेगा? ओके, ब्लैक बॉक्स सबसे पहले तो मैं लोगों को बता दूं कि वो ऑरेंज कलर का होता है। तो उसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के ज़माने में उन लोगों ने एक ब्लैक बक्से बनाए थे और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को रख करके ले करके जाते थे। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आपके कैमरा के जो बॉक्स होते थे जिसके अंदर लाइट भी नहीं जा सकता है, उसको ब्लैक बॉक्स कहते थे। तो ये आपके स्टूडियो से शायद ये ब्लैक बॉक्स वर्ड बन करके आया है। लेकिन इसे ऑरेंज कलर का इसलिए रखा जाता है कि उसके आइडेंटिफिकेशन में खास कर करके मरीन समुंदर में अगर गिरा हुआ है तो दिख जाए। तो मे वेस्ट भी जो हम पहनते हैं वो भी ऑरेंज होता है। सारे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स सी पे ऑरेंज होते हैं। इसके अंदर दो चीज़ होती है, इसको बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। पहले ज़माने में इसको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बोलते थे क्योंकि उसमें एक टेप होता था, 256 पैरामीटर्स वो रिकॉर्ड करता था। अब वो टेप को हटा दिया गया है। अब वहाँ पे एक हार्ड डिस्क रखी जाती है और वो लास्ट 25 घंटे का पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। मेरे हिसाब से 1000 से ज़्यादा पैरामीटर्स को वो रिकॉर्ड करता है हर सेकंड बाई सेकंड। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और ये बहुत अचंभित होने की बात नहीं है, हमारी बात को आपका मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है, सुन रहा है और पिछले 2-3 साल के भी रिकॉर्ड को रखे हुआ है। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत छोटे से चिप से आप ये काम कर सकते हैं। और ये क्या क्या चीज़ मॉनिटर करता है, जितने सारे हमारे सवाल हैं उसके जवाब उसमें हैं। क्या लैंडिंग गियर लिवर नीचे की तरफ था या ऊपर की तरफ था? क्या फ्लैप लिवर 5 पोजीशन पे था या 1 पे था या अप पे था? लिवर की पोजीशन इन द कॉकपिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी माइक्रो सेंसर से ट्रैक होते हैं। पायलट ने कितना कंट्रोल डिफ्लेक्ट किया था और कितना कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्ट हुआ था, थ्रॉटल का पोजीशन कहाँ पर था और पावर कितना डेवलप हो रहा था, कितना आरपीएम था एट वेरियस स्टेजेस, कितने टेम्परेचर थे, कितना फ्यूल फ्लो था। तो ये तो अभी हमने बताया बहुत बेसिक पैरामीटर्स। ठीक है, 1000 से पता चल पाएगा दुनिया की, आई डोंट थिंक। जो चीज़ इसमें नहीं पता चल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कितना पावर डेवलप कर रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता।
मतलब कि आपके आपके वो, क्योंकि एक्सेलरेशन से आप डिड्यूस कर सकते हैं कि हम उस तेजी से नहीं जा रहे थे, लेकिन कंटामिनेशन, लेकिन मैंने कहा कंटामिनेशन ऐसा हो नहीं सकता कि 50% से ज्यादा पावर ड्रॉप कर देता। ड्रॉप कर दे, और 50% तक अगर पावर अगर होता तो जहाज टेक ऑफ कर लेता। तो डीएफडीआर एक चीज हुआ जो कि आपके ब्लैक बॉक्स में होता है, और दूसरी चीज है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो आपके यहाँ भी होगा, जो हम बात करते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। तो दो पायलट आपस में बात कर रहा है, एटीसी से बात कर रहा है, कॉकपिट के अंदर में नॉइज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ ये रिकॉर्ड करता है। वो दोनों को इस बक्से में रख दिया जाता है। ये बक्सा जो है बहुत स्पेशली डिजाइंड बक्सा होता है, टाइटेनियम, स्टील, एस्बेस्टस, वाटर प्रूफिंग और कुशनिंग के साथ होता है। उसको फिर कैनन बॉल टेस्ट में डाला जाता है कि आप उसको पकड़ कर करके 300 की रफ्तार पे आपने दीवार पे मारा, उसके बाद उस बक्से को खोल के देखा मेरा चिप सही है, ठीक है, ताकि ये पोस्टमार्टम के काम आए। तो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ब्लैक बॉक्स से मिल गया है, तो उससे सभी चीज़ें पता चल जाएंगी, और वो इतनी जल्दी नहीं पता चल सकती। इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल। अच्छा, डीजीसीएबी जो है डीएफडीआर और सीवीआर की डेटा डाउनलोडिंग करके टाइम टू टाइम सारे एयरलाइंस को देखता है कि आप वो चीज़ कर रहे हो जो करना चाहिए। एसओपी का मॉनिटरिंग फॉलो हमारा कर रहे हैं। डीजीसीए करता है, और एयरलाइन नहीं, मैन्युफैक्चरर भी इस चीज़ को एक्सेस करके देखता है कि कोई चीज़ खराबी तो नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन डीएफडीआर और सीवीआर जो है इस केस में, एक तो क्षतिग्रस्त होकर के बक्सा आया है, और इस पे मैन्युफैक्चरर के बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। तो वो आएगा, यूएसए से एक्सीडेंट बोर्ड आएगा, यूके से आएगा, पोर्चुगीज से आएगा, फिर इन सारे स्टेक होल्डर्स के इंश्योरर्स आएंगे, फिर उनके जो इंश्योरर्स के एक्सपर्ट्स आएंगे। जब ये सारे लोग बोर्ड में इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर इस पर्टिकुलर सामान को खोला जाएगा। खोलने के बाद इससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, और इसका एक डिजिटल कॉपी बनेगा फोरेंसिक लैब में, तुरंत। मतलब कि फोरेंसिक लैब में। फिर इस बक्से को वापस सेफ में रख दिया जाएगा, और जितनी एनालिसिस होगी उसकी कॉपी पे होगी, इस पे कुछ नहीं होगा। इस पे नहीं होगी। क्योंकि अब कॉपी हो करके लेट अस से अज्यूम किया गया कि मैन्युफैक्चरर को 1500 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए देने हैं एयर इंडिया को। मैन्युफैक्चरर बोलेगा आप फिर से उसको एनालाइज कीजिए, ये रिकॉर्डिंग सही नहीं है, राइट। तो इसलिए इसमें इसके डेटा को पब्लिक तक आने में टाइम लग तो ये सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रहेगा? हाँ, अभी तो वो कोहिनूर से ज्यादा गार्डेड होगा। कोहिनूर से भी ज्यादा? जी। मतलब 4 लेयर 5 लेयर सिक्योरिटी काइंड ऑफ। हाँ, और सारे लोग उस पे बैठ करके, लेट अस अज्यूम दैट मलेशिया 370 वी हैवंट गॉट द ब्लैक बॉक्स, नाउ नोबडी कैन बी ब्लेम्ड। ये कुछ नहीं अच्छा, पता। एक और टेक्नोलॉजी है, आपके व्यूअर्स को बता दें, जो कि रियल टाइम भी आप डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के टाइम को डाउनलोड कर सकते हैं आकाश के थ्रू। मतलब कि एक सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट से ग्राउंड और ग्राउंड को एयरक्राफ्ट से डेटा, रियल टाइम डेटा देता रहता है। तो उसमें एक प्रोविज़न है, जो कि इस जहाज़ में ये प्रोविज़न था, वो उसका इस्तेमाल रियल टाइम मेंटेनेंस के लिए भी हो सकता है और पोस्टमार्टम के लिए भी हो सकता है। और इस केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि हमें ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। मगर फिर भी एवरेज कितना दिन लगता है ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने आने में? सब लोग आ जाएं, चिप निकल जाए, उसकी कॉपी बन जाए, फॉरेंसिक्स में चला जाए? 7 से 8 दिन में हमें एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो ये मिल जाएगी कि पावर था या नहीं था, और पावर अगर था तो कॉन्फ़िगरेशन में मिसमैच हुआ, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कितना था, क्या रैट डिप्लॉय हुआ, या ये मोटे मोटे सवाल हैं, ये 7 दिन में आपको पता चल जाएंगे। चलिए, लेट्स होप सर कि कुछ पॉजिटिव निकल कर सामने आए। हालांकि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, हर किसी को गमगीन कर दिया, और कई ऐसी कहानियां भी इस हादसे के बाद निकली जिसने हर किसी को परेशान किया। गुजरात के एक्स सीएम की रिपोर्ट भी आई। तो वैसे जान तो हर एक जान बेशकीमती है, लेकिन विल होप कि ऐसा फिर सुनने को कभी ना मिले, और ऐसे किसी कंडीशन में हमें बातचीत के लिए आपको ना बुलाना पड़े किसी मैं उम्मीद के आपको एक साथ। चीज़ ये बता दूं आपके व्यूअर्स को, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, कि दुनिया में तमाम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एविएशन सबसे ज़्यादा सेफ है। हम और आप बात कर रहे हैं 265 लोगों की जान गई है उस जहाज़ में, जो कि 30 करोड़ घंटा उड़ चुका है।
क्या हमें मालूम है कि हर दिन हमारे हिंदुस्तान के रोड में डेली 200 से ज़्यादा लोग मरते हैं? आई एम जस्ट कंपेयरिंग टू थिंग्स कि सेफ्टी। हर रोज 200 से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। इंजर्ड होने का तो हमें डेटा ही नहीं पता, ठीक है। उस हिसाब से एविएशन बहुत सेफ है। और ख़ास करके बोइंग 787 जहाज़, अगर ये 4-5 साल के बाद रिटायर हो जाता तो ये दुनिया का इकलौता जहाज़ होता जो बिना किसी मेजर एक्सीडेंट के रिटायर हो जाता। 1200-1100 जहाज़ दुनिया में उड़ रहे हैं और ये कभी एक्सीडेंट किया नहीं। तो ये बहुत सेफ प्लेटफॉर्म है, बहुत प्रूवन प्लेटफॉर्म है। एविएशन सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। और चूंकि एक फ्लाइट एंजाइटी लोगों में होती है और उसकी वजह है जो जिन सवालों को आप पूछ रहे हो उसका मालूम ना होना, फियर ऑफ अननोन ज़्यादा होता है। जी तो सर। एक बार आपको अगर मालूम है कि क्या हो रहा है तो अननोन थोड़ा कम हो जाता है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने खुलकर तमाम पहलुओं पर बातचीत की और मुझे लगता है आपके जवाब से दर्शकों को भी काफ़ी जानकारी मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि इस हादसे की जांच जल्द पूरी हो, पीड़ितों को न्याय मिले और साथ ही साथ ये भी पता चले कि आखिर हादसे की मुख्य वजह क्या रही है। बात में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे आपके सामने और फिर से बातचीत करेंगे। तब तक आप खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार।